नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो आधुनिक भारत का पार्ट 2 है। इसमें हम एंग्लो फ्रेंच वार के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कर्नाटिक युद्ध भी कहा जाता है। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी आई और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई थी। फिर उसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया कि पूरे भारत पर कंट्रोल करना चाहा, और यहाँ पर जो पुर्तगाल थे वो सबसे बड़ी पावर थी, इनको हरा दिया। सबसे पहले पुर्तगालियों का काम तो डचों ने ही समाप्त कर दिया था। फिर उसके बाद अंग्रेज जब आए तो उन्होंने पुर्तगालियों को बहुत ही छोटे एरिया में सिमट कर रहने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब फ्रांसीसी आए तो उन्होंने भारत में बहुत सारे इलाकों में अपनी फैक्ट्रियां जमाई। इससे अंग्रेज जो थे वो नाराज हो गए कि ये कैसे फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, व्यापार तो हमें करना है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अब फ्रांसीसी को हराने के लिए बहुत सारे उपाय निकाले। पर इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, दो देश सबसे पावरफुल थे, एक थे फ्रांसीसी और दूसरे ब्रिटिश। ये जो दो देश थे ये सबसे पावरफुल थे। इनके बीच में कुछ लड़ाई होती थी, इनके बीच में झगड़ा होता था, तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ता था। इसका मतलब यह है कि ये जब यूरोप में आपस में लड़ेंगे तो उसका प्रभाव ये भारत में भी पड़ेगा इसका, और ये भारत में भी एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। तो क्या हुआ कि यूरोप में ऑस्ट्रिया जो देश है उसके उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार किसका होगा, इसके लिए युद्ध शुरू हुआ। तो उसमें क्या था कि जो यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी थे वो आमने सामने आ गए। अब एक बोलता है कि हमें ऑस्ट्रिया चाहिए और दूसरा बोलता है हमें ऑस्ट्रिया चाहिए। तो इनके बीच में यूरोप में झड़प हो गई और उसका प्रभाव ही भारत में पड़ा। तो फिर उसके बाद जब भारत में इस बात का पता चला तो फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था डुप्ले, इसने क्या किया कि अंग्रेजों के पास गया और अंग्रेजों को बोला कि यूरोप में तो हम लड़ रहे हैं आपस में, पर यूरोप का प्रभाव हम भारत में नहीं दिखाएंगे, हम भारत में अच्छे से रहेंगे और यहाँ पर सिर्फ व्यापार करेंगे। तो क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे इन्हें पहले से ही यूरोप से बता दिया गया था कि तुम डुप्ले के झांसे में नहीं आओगे। अब क्या था कि अंग्रेज तो मना कर गए डुप्ले की नीति को। अब डुप्ले परेशान हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो डुप्ले ने क्या किया कि कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन के पास चला गया डुप्ले और इसे कहने लगा, ये कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। तो इसके पास डुप्ले गया और इसे कहने लगा कि अगर आपने हमारे बीच में युद्ध रुकवा दिया, यानी कि भारत में अंग्रेजों और हमारे बीच में युद्ध रुकवा दिया, तो हम आपकी रक्षा करेंगे और आपको बहुत सारे फायदे पहुंचाएंगे। अब देखिए क्या थे कि अंग्रेज थे पावरफुल और फ्रांसीसियों को पता था कि अगर हम अंग्रेजों से लड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे। इसलिए इसने भारत के नवाबों को भी अपने पक्ष में लाना शुरू कर दिया। तो अनवरुद्दीन जो था वो मान गया और इसने कहा था अंग्रेजों को कि तुम यूरोप में चाहे जैसे मर्जी लड़ो, भारत में तुम नहीं लड़ोगे। अगर भारत में लड़ोगे तो यहाँ से भगा दिए जाओगे। अब अंग्रेज क्या थे, वो लोकल जो रूलर थे, जो नवाब थे, उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि ये व्यापार करने आए थे और ये नहीं चाहते थे कि हम लोकल राजाओं से पंगा लें, क्योंकि इन्हें पता था कि हम राजाओं से पंगा लेंगे तो हमें ये खदेड़ देंगे। ये अभी अपना साम्राज्य जमाना चाहते थे अंग्रेज, तो ये बहुत ही चालाक थे। तो अंग्रेज जो थे वो मान गए। अब अनवरुद्दीन ने कहा अंग्रेजों को कि तुम नहीं लड़ोगे और ये मान गए। अब फ्रांसीसियों को इससे फायदा हो गया। अब फ्रांसीसियों को ये लगा कि हम इन नवाबों की सहायता से बहुत सारे एरिया में कब्जा कर लेंगे और अंग्रेज हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। तो उसी से शुरू होता है फर्स्ट कर्नाटिक वार। अब ये डुप्ले की लालची थी और जो अनवरुद्दीन था वो भी लालची था, वो फ्रांसीसियों के झांसे में आ गया। तो इसी से शुरू हो गया फर्स्ट कर्नाटक वार, जिसे एंग्लो फ्रेंच वार भी कहा जाता है। तो 1746 से ये शुरू हुआ था और 1748 तक के रहा। अब ये कर्नाटिक वार क्यों हुई, पहली जो कर्नाटिक वार थी ये क्यों हुई, तो क्या था कि अब डुप्ले को ये पता था
कि अब अनवरुद्दीन जो है, जो कर्नाटक का नवाब है, वो हमारे झांसे में आ जाएगा। तो इसने क्या किया कि अनवरुद्दीन को कहा कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम आपको मद्रास जीत के दे देंगे। देखिए, कर्नाटक में दो एरिया सबसे इंपॉर्टेंट थे, एक था मद्रास और दूसरा था पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में फ्रांसीसी रहते थे और मद्रास में अंग्रेज यहाँ पर कंट्रोल करते थे। तो फ्रांसीसियों ने क्या कहा कि अगर कर्नाटक का नवाब हमारा साथ देगा तो हम मद्रास को जीतकर आपको दे देंगे। तो अनवरुद्दीन मान गया। अब इसे तो लालच हो गया क्योंकि अंग्रेजों ने मद्रास पर कंट्रोल कर लिया था। अब अनवरुद्दीन ने इसकी बात मान ली और कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जो चाहो वो करो। तो फ्रांसीसियों ने कहा अंग्रेजों को कि तुम मद्रास छोड़ोगे या नहीं। तो अनवरुद्दीन भी इसके साथ आ गया। अब अंग्रेज इनसे पंगा नहीं लेना चाहते थे, लोकल जो नवाब थे उनसे, तो अंग्रेज यहां से हट गए। अब मद्रास जो था वो इनके कंट्रोल में आ गया कुछ समय तक। फिर उसके बाद अनवरुद्दीन का बेटा जो था वो फ्रांसीसियों के पास गया कि हमें मद्रास कब दोगे, तुमने तो वादा किया था कि हम तुम्हें मद्रास दे देंगे। तो फ्रांसीसी इससे मुकर गए और कहने लगे कौन सा मद्रास, हम किसी मद्रास को नहीं जानते। तो ये जो फ्रांसीसी थे इन्होंने इन्हें बेवकूफ़ बना दिया। जो अनवरुद्दीन थे नवाब, उसे बेवकूफ़ बना दिया फ्रांसीसियों ने। अब अनवरुद्दीन को ये पता चल गया कि फ्रांसीसी जो है वो हमसे धोखा कर रहे हैं। और अनवरुद्दीन ने ये कहा कि फ्रांसीसियों, अब तुमको मैं बताता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन के बीच में अब युद्ध होगा। अब जाहिर सी बात है कि फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन को बेवकूफ़ बना दिया। इन्होंने कहा कि हम तुम्हें मद्रास दिलवा देंगे और बाद में जब मद्रास में कंट्रोल हो गया तो कहने लगे कौन सा मद्रास। अब अनवरुद्दीन परेशान हो गया। अब इनके बीच में युद्ध तो होगा क्योंकि अनवरुद्दीन को अब गुस्सा आ गया। अब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे सेंट थॉम का युद्ध इसे कहा जाता है और इसे एक और नाम से जाना जाता है अडियार का युद्ध। तो इनके बीच में ये सेंट थॉम का युद्ध हुआ, अडियार का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ कि फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन को बुरे तरीके से पछाड़ दिया, बुरे तरीके से मारा, उठा उठा के मारा। और इस युद्ध में अनवरुद्दीन की हार होगी और फ्रांसीसियों की इसमें जीत होगी। और इस युद्ध में सबसे बड़ी ये बात हुई कि अब अंग्रेजों को ये पता चल गया कि अब लोकल रूलरों को हराया जा सकता है, नवाबों को हराया जा सकता है। हम तो इनसे ऐसे ही डर रहे थे। जैसा होता है ना कि स्कूल में, जब आप स्कूल में जाते हो तो वहां पर एक बहुत ही गुंडा होता है, गुंडा तरीके से एक बच्चा होता है जो सबको कंट्रोल करता है, पूरे क्लास को। तो उनसे सब डरते हैं। अब नए नए बच्चे आए होते हैं तो उससे सब डरते हैं। अगर उन बच्चों में से किसी ने इसको पछाड़ दिया, अब कोई इससे नहीं डरेगा, अब इसकी इज्जत कोई नहीं करेगा। तो इसी तरीके से था कि नवाबों से अंग्रेज डरते थे। जब नवाबों को हरा दिया गया, अब अंग्रेजों को ये हिम्मत आ गई कि हम भी अब नवाबों को हरा सकते हैं और यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1748 में एक्सला शापेल की एक संधि होती है और यूरोप में युद्ध रुक जाता है और भारत में भी इसका प्रभाव पड़ता है और भारत में भी ये युद्ध रुक जाता है। तो ये था फर्स्ट कर्नाटिक वार, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में नहीं होकर फ्रांसीसियों और नवाब के बीच में हुआ था। इसे आप याद रखिए। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट कर्नाटिक वार किसके बीच में हुआ था, तो फ्रांसीसियों और लोकल रूलरों के बीच में हुआ था, जो नवाब थे उनके बीच में हुआ था। और एक्सला शापेल की संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया था। तो देखिए कितने आसान भाषा में हमने इस युद्ध को समझ लिया। तो ये चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि युद्ध कौन सा था। फर्स्ट कर्नाटिक वार, जिसके एंग्लो फ्रेंच वार भी कहा जाता है, 1746 से 48 तक इसका टाइम पीरियड था। और कारण क्या था इसका, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया पर जब उत्तराधिकार की बात आई तो इसके कारण भारत में युद्ध हुआ था। तो भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो फ्रांसीसियों और नवाबों के बीच में हुआ था। और परिणाम इसका ये हुआ कि भारत के शासकों के बारे में अब अंग्रेजों को पता चल गया, इनकी कमजोरी का पता चल गया। अंत कैसे हुआ था, यूरोप में एक संधि हुई एक्सला शापेल के नाम से, तो इसी से ये युद्ध समाप्त हो गया था। तो ये फर्स्ट कर्नाटिक वार थी। फिर उसके बाद जो सेकंड कर्नाटिक युद्ध हुआ 1749 से 1754 तक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, डुप्ले की महत्वाकांक्षा थी। अब डुप्ले को क्या हुआ कि भरोसा हो गया कि हम तो बहुत सारे एरिया पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो डुप्ले की महत्वाकांक्षा थी कि हम
बाकी एरियो पर भी अपना कंट्रोल जमा लेंगे। तो इसमें क्या था कि 1748 में हैदराबाद का एक नवाब हुआ करता था निजाम उल मुल्क, इसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान से सुनना, कहानी की तरह सुनना, आपको याद हो जाएगा ये। तो हैदराबाद का एक नवाब था निजाम उल मुल्क, इसकी क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हैदराबाद के नवाब की मृत्यु हो गई और उसके बाद नवाब कौन बनेगा, इसके बीच में तो युद्ध होता ही है। तो हैदराबाद में निजाम की मृत्यु हो गई, इस निजाम की मृत्यु हो गई। अब क्या था कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा हैदराबाद में, उसका युद्ध होना शुरू हो गया। तो एक था नासिर जंग जो कहता था कि मैं हैदराबाद का नवाब बनूंगा, और दूसरा था मुजफ्फर जंग, ये भी कहता था कि मैं हैदराबाद का नवाब बनूंगा। अब ये एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ क्या था कि कर्नाटक में नवाब था अनवरुद्दीन, ये तो नवाब पहले से था कर्नाटक का। इसकी जगह पर चंदा साहिब आ गया। अब चंदा साहिब क्या था, ये कहता कि अनवरुद्दीन अब नवाब नहीं बनेगा और मैं नवाब बनूंगा। देखिए, कर्नाटक को फिर से कंट्रोल में ले लिया गया था क्योंकि संधि हो गई थी एक्सला शापेल की, तो उससे जो नवाब थे उनको उनका एरिया वापस दे दिया था। तो ये जो चंदा साहिब था, अब ये बोल रहा था कि मैं नवाब बनूंगा कर्नाटक का। अब देखिए, हैदराबाद में भी मुजफ्फर जंग आ गया और कर्नाटक में भी चंदा साहिब आ गया नवाब बनने के लिए। अब इसके बीच में चाल किसने चली, तो फ्रांसीसियों ने चाल चली। मुजफ्फर जंग को इसने अपने टीम में ले लिया फ्रांसीसियों ने, और चंदा साहिब को भी अपने टीम में ले लिया। इन दोनों को फ्रांसीसियों ने अपने कब्जे में कर लिया, अपने चाल में शामिल कर लिया। उसके बाद फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के साथ मिलकर अनवरुद्दीन को मार दिया। इनके बीच में 1749 में अंबूर का युद्ध होता है, ये अंगूर नहीं है अंबूर है, इसका युद्ध होता है। और इसमें इन दोनों ने मिलकर, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब, इन दोनों ने फ्रांसीसियों का साथ देकर अनवरुद्दीन की हत्या कर दी और चंदा साहिब को अब कर्नाटक का नवाब इसने बना दिया। कर्नाटक का नवाब ये बन गया क्योंकि फ्रांसीसियों ने इन्हें लालच दिया था कि हैदराबाद तुम्हारा है और कर्नाटक तुम्हारा है, चंदा साहिब को कहा। तो चंदा साहिब को अब कर्नाटक मिल गया और ये मजे से वहां का नवाब बन गया। और मुजफ्फर जंग को अब हैदराबाद मिल ही जाएगा क्योंकि वहां का जो नवाब था अब बनने वाला था वो बहुत ही कमजोर था, इसलिए मुजफ्फर जंग को वहां का नवाब इन्होंने घोषित कर दिया। पर इसमें क्या हुआ बीच में कि जब मुजफ्फर जंग तैयार होके बैठा था कि कल मुझे नवाब बनना है, उसी बीच में जो फ्रांसीसी थे उन्होंने एक व्यक्ति था भूसी जिसे कहा जाता था, इसे भेज दिया और मुजफ्फर जंग को इसने मार दिया। तो देखिए कितने शातिर थे ये। इन्होंने एक व्यक्ति भेजा फ्रांसीसियों ने और मुजफ्फर जंग की हत्या करवा दी और इसकी जगह पर सलावत जंग जो था इसे नवाब बना दिया हैदराबाद का। तो देखिए साथ किसने दिया था, मुजफ्फर जंग ने, और नवाब किसे बना दिया, सलावत जंग को बना दिया। इसे तो मुफ्त में ये नवाब का पद मिल गया। तो मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसियों ने बीच में ही मार दिया। ये बेचारा तैयार होके बैठा होगा, सहरा बांध के बैठा होगा कि मुझे अब नवाब बनना है, और बीच में ही इसे मार दिया मुजफ्फर जंग को। तो मुजफ्फर जंग की यहाँ पर हत्या होगी। हैदराबाद में सलावत जंग आ गया और कर्नाटक में चंदा साहिब यहाँ का नवाब बन गया। देखिए कर्नाटक में जो अनवरुद्दीन था उसका एक बेटा था मोहम्मद अली। ये उस समय भाग गया क्योंकि इसे पता था अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा तो ये भी मुझे मार देंगे जैसे मेरे पिता को मार दिया है। तो ये मोहम्मद अली था जो अनवरुद्दीन का बेटा था, ये यहाँ से भाग गया। और किसके पास चला गया? मोहम्मद अली अंग्रेजों के पास चला गया। अंग्रेजों के पास गया कि तुम हमारी मदद करो, मुझे कर्नाटक वापस दिलवा दो। अब अंग्रेज तो यही चाह रहे थे। अब अंग्रेजों की बारी यहाँ पर आ गई। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि मोहम्मद अली का साथ दे दिया। अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली, इसका साथ अंग्रेजों ने दे दिया। और चंदा साहिब का साथ कौन दे रहा था? फ्रांसीसी। इसमें अंग्रेज जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे। फ्रांसीसी इतने पावरफुल नहीं थे, अंग्रेज बहुत पावरफुल थे, पर ये देख रहे थे। देखिए सबसे बड़ी इनकी कंट्रोल करने की ये नीति थी कि ये सबसे पहले इंतजार करते थे और उसके बाद वहां पर कंट्रोल कर लेते थे।
इनके अंदर पेशेंस बहुत था अंग्रेजों में। तो अंग्रेजों ने किसका साथ दे दिया? मोहम्मद अली का साथ दे दिया। अब कर्नाटक में दो क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, त्रिचिन्नोपल्ली और दूसरा था अर्कोट। ये उस समय राजधानी हुआ करती थी। इन्होंने क्या किया कि आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने त्रिचिन्नोपल्ली पर आक्रमण कर लिया, यहाँ पर घेरा जमा दिया और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव था जिसने नेतृत्व किया था युद्ध का। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था इसने त्रिचिन्नोपल्ली पर घेरा जमा लिया और उसी समय क्या था कि अर्कोट पर भी इन्होंने हमला कर दिया। अब देखिए अंग्रेज कितने शातिर थे कि कर्नाटक के दो क्षेत्र त्रिचिन्नोपल्ली और अर्कोट, ये दो क्षेत्र थे मान लीजिए। तो एक क्षेत्र पर अंग्रेजों ने घेरा जमा लिया और उसी वक्त दूसरे क्षेत्र पर भी इन्होंने हमला कर दिया अर्कोट पर। अब चंदा साहिब जो था वो तो बौखला गया कि एक क्षेत्र को बचाऊं मैं या दूसरे के क्षेत्र को बचाऊं। अब इनकी नीति बहुत ही अच्छी थी और इन्होंने दोनों क्षेत्रों पर हमला बोल दिया। अब दोनों क्षेत्रों पर ये हमला कर दिया इन्होंने और इसके बाद लगभग 53 दिनों तक रॉबर्ट क्लाइव ने अर्कोट पर घेरा जमाए रखा और अंत में क्या हुआ कि मोहम्मद अली जो था उसने चंदा साहिब की हत्या कर दी और फिर से कर्नाटक पर अपना अधिकार जमा लिया। तो चंदा साहिब यहाँ पर मर गया था। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि डुप्ले की जो नीतियां थी उससे नाखुश होकर फ्रांसीसी जो अधिकारी थे, फ्रांसीसी जो राजा थे, उन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिया और 1754 में एक गवर्नर को यहाँ पर नियुक्त किया जिसका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट गुदेहू को यहाँ पर नियुक्त कर दिया। और इस गवर्नर ने अंग्रेजों के साथ बातचीत की और पौंडीचेरी की संधि की इसके साथ, और यहाँ पर सेकंड जो एंग्लो फ्रेंच वार थी जिसे कर्नाटक युद्ध कहा गया, ये समाप्त हो गया। तो ये गुदेहू जो था इसने अंग्रेजों के साथ बातचीत की और पौंडीचेरी की संधि इनके बीच में हुई कि हम तुम्हारे क्षेत्रों पे कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे और नवाबों को भी उनके क्षेत्र वापस कर दिए। इस संधि के साथ जो कर्नाटक का युद्ध था सेकंड वाला वो भी खत्म हो गया। तो ये गुदेहू की वजह से हुआ और डुप्ले को यहाँ पर वापस बुला लिया था फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने। तो ये सेकंड युद्ध था, ये सेकंड कर्नाटक वार थी जिसमें पौंडीचेरी की संधि इसमें हुई थी। तो ये था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इनका साल था 1749 से 1754 तक। कारण क्या था? डुप्ले की महत्वाकांक्षा, यानी कि ये सोच रहा था कि मैं बाकी क्षेत्रों पर भी अधिकार जमा लूंगा, तो इसकी महत्वाकांक्षा थी। और इसका परिणाम क्या हुआ कि मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया और ये हमेशा के लिए अब अंग्रेजों का गुलाम बन के रहेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने मोहम्मद अली का साथ दिया था। अब जैसा अंग्रेज बोलेंगे वैसा ही मोहम्मद अली को करना पड़ेगा। तो इस युद्ध का अंत कैसे हुआ? 1754 में पौंडीचेरी की संधि हुई और इसी के साथ इस युद्ध की समाप्ति हो गई थी। तो देखिए कितने आसान था कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि सेकंड जो कर्नाटक वार थी वो कैसे खत्म हुई थी और शुरू कैसे हुई थी। फिर इसके बाद जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 1763 तक, ये तृतीय कर्नाटक वार था, ये लास्ट कर्नाटक वार था। तो इसमें क्या था कि 1756 में क्या था कि यूरोप में ऑस्ट्रिया और पर्शिया आमने सामने आ गए और सप्तवर्षीय युद्ध यहाँ पर शुरू हो गया था। यहाँ पर भी फ्रांस और अंग्रेज जो थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज, ये भी आमने सामने आ गए थे अपने बीच में युद्ध करने के लिए। ये भी आमने सामने हो गए थे। यहाँ पर यूरोप में ये आमने सामने आ गए। अब इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? भारत में पड़ेगा। तो भारत में भी ये आपस में लड़ेंगे। तो 1756 में दोनों कंपनियों के बीच में ये युद्ध शुरू हो गया और इन्होंने अब एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जहां पर ये रहते थे, जहां पर इन्होंने बस्तियां बसाई थी, इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया और इन्होंने बस्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया। पर जब वास्तविक युद्ध तब शुरू हुआ जब फ्रांसीसियों ने काउंट डी रैली को फ्रांसीसियों ने यहाँ का चीफ बना दिया और इसी के साथ ये युद्ध शुरू हो गया और ये बहुत दिनों तक चला। और बाद में इसका अंत कैसे हुआ कि 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ। वांडीवाश जो था उसका युद्ध हुआ और इसमें जो था आयरकूट था, इसने अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया और काउंट डी रैली ने फ्रांसीसियों की सेना का नेतृत्व किया। अब इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अंत में आपको पता है विजय कौन रहा? तो अंग्रेज जो थे उन्होंने वांडीवाश के युद्ध में विजय प्राप्त की और फ्रांसीसी बस्तियों को हमेशा के लिए
खत्म कर दिया। अब फ्रांसीसियों को यहाँ पर इंडिया में कोई कंट्रोल नहीं रहा। अब अंग्रेजों को खुला मैदान मिल गया। अब ये जैसा मर्जी यहाँ पर व्यापार करें, अब इनके सामने कोई चुनौती नहीं रही। तो फ्रांसीसियों को इन्होंने वांडीवास के युद्ध में पूरे तरीके से खत्म कर दिया और इनके ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए कि अब फ्रांसीसी यहाँ से उठ नहीं पाएंगे। तो अंग्रेजों को अब भारत पूरे तरीके से मिल गया। अब अंग्रेज जैसा मर्जी चाहे वैसा कर सकते थे, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि अब हम नवाबों को अच्छे से हरा सकते हैं और यहाँ पर अच्छे से व्यापार कर सकते हैं। तो अंग्रेज यहाँ पर विजय रहे। ये जो सप्तवर्षीय युद्ध था ये 1763 में पेरिस की संधि के साथ खत्म हो गया और इस युद्ध के अंत के बाद अब फ्रांसीसी यहाँ से खत्म हो गए। भारत से इनका कंट्रोल हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब अंग्रेज ही यहाँ पर अपना रूल करेंगे और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों को ये हौसला हो गया कि हम भारत पर पूरे तरीके से व्यापार कर सकते थे। देखिए, जो अंग्रेज थे उनका सबसे पहले स्लोगन क्या था, नारा क्या था कि हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें लैंड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बिजनेस करना है। पर बाद में ये स्लोगन बदल गया कि हमें लैंड भी चाहिए और हमें बिजनेस भी करना है। तो बाद में अंग्रेजों के ये स्लोगन हो गया। अब ये भारत में पॉलिटिकल पावर को भी मजबूत कर सकेंगे, क्योंकि ये नवाबों से अब नहीं डरते, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि नवाब तो बहुत ही कमजोर हैं। हमारे बीच में क्या था, आपको ये पता होगा कि हमारे जो नवाब थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे। अगर हमारे बीच में एकता होती तो मजाल है कि ये जो अंग्रेज थे यहाँ पर आ जाते। अगर ये अकबर के टाइम में आते ना तो अंग्रेजों को ये बुरे तरीके से मार के यहाँ से भगा देता। जो औरंगजेब के बाद जो राजा है वो बहुत ही नालायक थे और उन्हीं की वजह से अंग्रेजों ने यहाँ पर पूरा अधिकार कर लिया। तो ये था कर्नाटिक वार। तो मुझे ये पता है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। हमने डायग्राम से समझा और बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको इसके बारे में बताया। ये बहुत ही मुश्किल पोर्शन है, अगर आप बुक में पढ़ोगे तो इतनी आसानी से आपको समझ नहीं आएगा, पर मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की और मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनवरुद्दीन किसका शासक था? कौन सी जगह का यह शासक था? तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक का, सूरत का, बंगाल का या किसी का भी नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, तो किसका शासक था, ये किसका नवाब था, कहाँ पर नवाब था ये? तो ये था कर्नाटक का नवाब। तो पहला आंसर ए है। काउंट डी लैली को सर आयरकूट की लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई हुई थी जिसमें काउंट डी लैली और आयरकूट जो था वो आमने सामने था? तो कौन सी लड़ाई हुई थी, कौन सा युद्ध हुआ था? मद्रास का, थॉम्स का, वांडीवास का या कोई नहीं? तो इनके बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ था जिसमें काउंट डी लैली और आयरकूट आमने सामने आ गए थे। तीसरा क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था इसका मुख्य उद्देश्य कि कर्नाटक का युद्ध यहाँ पर हुआ था? भारत में धार्मिक स्वतंत्रता या सुधार, भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व के लिए ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच संघर्ष, मराठों का विस्तार रोकना या मुगल साम्राज्य को मजबूत करना? तो क्या था इसका कारण जो कर्नाटक युद्ध यहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है कि भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व के लिए और ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच संघर्ष। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो पेरिस संधि, पौंडीचेरी संधि, एक्सला शैपेल की संधि या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए कौन सा आंसर इसमें सही है? तो इसका आंसर है सी, एक्सला शैपेल की संधि इनके बीच में हुई थी। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था और उसी में एक्सला शैपेल की संधि इन दोनों के बीच में हुई थी। पांचवा क्वेश्चन है, दूसरे कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का मुद्दा, ऑप्शन बी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच वाणिज्यिक प्रतिनिधि, सी हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष, कर्नाटक के नवाब की हत्या। तो क्या था दूसरे कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण? तो देखिए इसका आंसर सी है, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का संघर्ष। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ तभी दूसरा कर्नाटक युद्ध यहां पर सामने आया था। छठा क्वेश्चन है, वांडीवास का निर्णायक युद्ध कब हुआ था?
जिसने भारत में फ्रांसीसी शक्ति को समाप्त कर दिया। तो कब हुआ था? 1760 में, 1763, 1754 या 1748 में? तो कब हुआ था? देखिए, ये जो मैं आपको करवा रहा हूं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो कब वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था, बताइए आप। तो ऑप्शन ए है 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ था, और इसी के साथ फ्रांसीसियों की भारत से शक्तियां कम हो गई थी और फ्रांसीसियों को यहां पर समाप्त कर दिया गया था। 7वां क्वेश्चन है, किस युद्ध को सेंट थॉमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो मैंने आपको पढ़ाया है कि सेंट थॉमे के युद्ध किसे कहा गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमे युद्ध कहा गया, इसे अडियार का युद्ध भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है। 8वां क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों की हार का मुख्य कारण क्या था? तो आप बता सकते हैं क्या था हार का कारण? फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, डुप्लेक्स को वापस बुला लाना, अंग्रेजों की नौसेना शक्ति की श्रेष्ठता, उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, क्योंकि डुप्ले को वापस बुला लिया गया था, अंग्रेजों की नौसेना शक्ति का श्रेष्ठ होना, यह भी बहुत बड़ा कारण था। तो ये सारे ऑप्शन सही है जो फ्रांसीसी की हार का कारण यहां पर बने थे। 9वां क्वेश्चन है, वांडीवाश के युद्ध 1760 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर आपको यह बताना है कि इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। देखिए, आप अगर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर आप जरूर देखना कि यहां पर क्या लिखा है। हर बार सही नहीं लिखा होता यहां पर ऑप्शन में ये दिया होता है कि यहां पर सही कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो इससे आप अच्छे से पढ़ लेना पहले, तभी आप आंसर दिया करो, नहीं तो पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। दूसरा है, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लैनी ने किया था। यह तीसरा कर्नाटक युद्ध का एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को निर्णायक रूप से हराया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ऑप्शन डी, क्योंकि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था, फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को नहीं हराया था। तो इसका ऑप्शन है डी। ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में हुए ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार था। ऑप्शन ए, ऑप्शन पहला ये। दूसरा ऑप्शन है, यह युद्ध एक्सला शापेल की संधि 1748 के साथ समाप्त हो गया। तीसरा है, सेंट थॉमे के युद्ध इसी युद्ध का हिस्सा नहीं था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसे आप पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। तो सेंट थॉमे के युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध का ही हिस्सा यहां पर था। तो यहां पर तीसरा जो गलत है, तो 1 और 2 यहां पर सही आंसर हो गया। तो यह था आज का लेक्चर, जिसमें हमने कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ा, और ये हिस्ट्री का सबसे कठिन पोर्शन माना जाता है। किताब में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीके से इसे दिया गया है, तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया कि इन युद्धों का कारण क्या था और ये युद्ध क्यों हुए थे। और यही युद्ध था जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।